प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के हिस्ट्री क्लास में। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड यानी उपनिवेशवाद और देहात का विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी कि इसके डिटेल्ड नोट्स को समझेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले हमने पार्ट 1 किया हुआ है और उसका वीडियो ऑलरेडी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं आपने जरूर उस वीडियो को देखा होगा, क्योंकि उसको देखने के बाद जब आप इसको आज आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। यदि आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप आई बटन के ऊपर ध्यान रखिएगा, ऊपर आई बटन पर हम आपको पार्ट 1 का वीडियो डाल देंगे और वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था। पार्ट 1 के मुख्य विषय थे बंगाल और जमींदार। इसके बाद हमने सीखा था जोतदारों के उदय के बारे में और जोतदारों के उदय से जमींदारों के ऊपर क्या असर पड़ा था यह भी हमने समझने की कोशिश की थी। और हमने यह भी देखा था कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी और इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों पेश किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर के लिए यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। तो अब यह समझते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज सबसे पहले हम लोग पहाड़िया, जो कि एक ट्राइबल यानी कि आदिवासी जनजाति हुआ करती थी, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और संथाल, जो कि दूसरी आदिवासी जनजाति थी, उनके आगमन से पहाड़ियों के जीवन पर क्या असर पड़ा यह भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संथाल विद्रोह क्यों हुआ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके बुक 2 में नहीं, ये बुक 3 में चैप्टर नंबर 10 है और ये 257 पेज से 285 पेज तक है, जिसमें कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए आपको 257 पेज से 274 पेज यानी कि संथाल विद्रोह तक ही पढ़ना है और उसके बाद 275 पेज से 285 पेज तक ये डिलीटेड पोर्शन है, आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि ये चैप्टर सिर्फ आपको आधा पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं पहाड़ियों के जीवन के बारे में। पहाड़िया लोग बिहार के भागलपुर जिले के राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। अब ये 1 नंबर का सवाल हो गया, यदि आपसे पूछा जाए कि पहाड़िया लोग कहां रहा करते थे तो आपका जवाब होगा बिहार के भागलपुर जिले के राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। अब देखिए, इससे जो अगला बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि उनका जीवन कैसा था। तो देखिए, पहाड़ियों के जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो उनका पूरा जीवन जंगल के ऊपर निर्भर करता था और जंगल से जो कुछ भी उनको प्राप्त होता था इसी से वो अपना गुजर बसर करते थे और खास करके वो झूम की खेती जरूर किया करते थे। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि ये झूम की खेती क्या होती है। तो देखिए, वो क्या करते थे कि पहले झूम की खेती में जंगल के एक हिस्से को साफ किया जाता था और उस हिस्से में जो पेड़ पौधे होते थे उनको काट दिया जाता था। फिर जब वो सूख जाते थे तो उनके सूखने के बाद उसमें आग लगा दी जाती थी और जब वो जल जाता था तो राख बन जाता था। उस राख को मिट्टी में मिला करके और फिर वहां उपज का काम किया जाता था। लगभग 2 या 3 साल तक यहां वो लोग
खेती करते थे और उसके बाद जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी तो इसे छोड़ करके वो कहीं और चले जाते थे और लगभग 12 से 15 साल तक इस मिट्टी को यूं ही छोड़ दिया जाता था ताकि फिर से यहां पर पेड़ पौधे उग जाएं। तो इसी को झूम की खेती कहते थे। तो ये जंगल से मिलने वाली चीजों के ऊपर और झूम की खेती से उपज होने वाली चीजों के ऊपर निर्भर करते थे। तो खाने में तरह तरह की दालें, ज्वार और बाजरा, ये सारी चीजें ये लोग उपजाते थे और पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या जो पड़ती जमीन होती थी वहां जो घास फूस उग जाते थे वही पशुओं के लिए चारागाह का काम करती थी। यानी कि जंगल से उनको अपने भोजन के लिए और जानवरों के भोजन के लिए काफी मात्रा में चीजें मिल जाती थी, इसलिए ये लोग जंगल से खुश थे। खाने के लिए इनको महुआ का फूल मिल जाता था, बेचने के लिए रेशम का कोया मिल जाता था और राल मिल जाता था। काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां ये वहीं से इकट्ठी कर लेते थे। आप ये देख सकते हैं, ये महुआ का फूल है और ये देखिए रेशम का कोया है जिससे रेशम सिल्क निकलती है और ये जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके इसको जला करके और काठ कोयला बनाते थे। कहने का मतलब ये है कि इनका पूरा जो जीवन था वो जंगलों के ऊपर निर्भर करता था और साथ साथ ये शिकार भी कर लेते थे। तो चाहे ये शिकारी हो, चाहे ये झूम की खेती करने वाले हो या फिर जंगल से खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने का काम करते हो, काठ कोयला बनाते हो या फिर रेशम के कीड़े इकट्ठे करते हो या उसका पालन करते हो, इन पहाड़िया लोगों का जो जीवन था वो जंगल के साथ जुड़ा हुआ था और ये इमली के पेड़ों के बीच झोपड़ियां बनाते थे जहां ये रहते थे और जब मन करता था आम के पेड़ की छांव में आराम करते थे। इस तरह से इन पहाड़िया लोगों का जीवन बहुत मस्ती से गुजरता था। आप देख सकते हैं ये झोपड़ियां बनी हुई हैं और ये लोग ट्राइबल लोग डांस भी कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि इन लोगों का जो जीवन था वो पूरी तरह से जंगल पर निर्भर करता था, इसीलिए जंगल की भूमि को ये निजी यानी कि अपनी भूमि मानते थे और यह भी सच है कि यही जंगल की भूमि उनके पहचान और उनके जीवन का आधार भी थी। तो प्रकृति के साथ मिलकर पहाड़िया लोगों का जीवन बहुत ही हंसी और खुशी के साथ बीतता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सारी चीजें ऐसी होती थी जिसके कारण उनका सामना बाहरी लोगों से होता था, लेकिन वे बाहरी लोगों के जंगल में आने का हमेशा विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग जंगलों में प्रवेश करें। इनका अपना कबीला होता था और हर कबीले का अपना एक मुखिया होता था और मुखिया की जिम्मेदारी क्या थी? मुखिया की जिम्मेदारी थी कि वह अपने समूह में एकता बनाए रखेगा, साथ ही यदि आपस में उनका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका निपटारा भी करेगा और यदि किसी कारणवश अन्य जनजातियों से या मैदान में रहने वाले लोगों के साथ लड़ाई हो जाए तो ऐसी स्थिति में अपनी जनजाति का नेतृत्व भी मुखिया करता था। तो अब देखिए दोस्तों, हमने यहां पर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर देखा अब तक कि पहाड़िया लोगों का जीवन कैसा था, पहाड़िया लोग अपना जीवन किस तरह व्यतीत करते थे। अब यहां समझने की बात यह भी है कि पहाड़िया लोगों को जंगलों में रहने के बावजूद मैदान में रहने वाले लोगों से सामना होता था और कई बार तो ऐसा होता था कि पहाड़िया लोग मैदानों पर आक्रमण कर देते थे। तो सवाल यही पैदा होता है कि पहाड़िया लोग मैदानों पर आक्रमण क्यों करते थे, और यह सवाल 3 नंबर का सवाल है जो आपको पूछा जा सकता है।
तो पहाड़िया लोगों के मैदानों पर आक्रमण करने के कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि आप देख सकते हैं कि पहाड़िया लोग तो जंगलों में रहते थे, लेकिन किसान लोग मैदानों में एक जगह बसकर गांव बनाकर खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन जब कभी अभाव हो जाता था या कभी सूखा या अकाल पड़ जाता था, तो ऐसी स्थिति में पहाड़िया लोगों के लिए जीवन काफी कठिन हो जाता था। तो सूखा या अकाल पड़ने पर या भोजन का अभाव हो जाने पर वे मैदानी भागों में आक्रमण करते थे और उनसे वो अपना भोजन प्राप्त किया करते थे। ये एक कारण हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि पहाड़िया लोगों का जब मैदानी लोगों से सामना होता था, तो ये लोग पहले ही मैदानी लोगों के ऊपर आक्रमण करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारी तरफ से ताकत दिखाने का एक तरीका है कि मैदान के लोग, गांव में रहने वाले लोग हमारी ताकत को देख ले और हमसे पंगा ना लें। इसके साथ ही अपने शक्ति के प्रदर्शन से ये बाहर के लोगों के साथ, यानी कि मैदान के लोगों के साथ राजनीतिक संबंध भी बनाना चाहते थे और इसलिए भी आक्रमण करते थे। तो ये जो बाहरी लोगों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने की प्रक्रिया थी, इसका क्या कारण था, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैदानी इलाकों में जो जमींदार रहते थे, उनको यह बात पता थी कि अगर पहाड़िया लोगों के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं रखेंगे तो उस स्थिति में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वे पहाड़ी मुखिया लोगों को खिराज देते थे। खिराज एक प्रकार का कर होता था, और जब ये जमींदार लोग पहाड़िया लोगों को खिराज दे देते थे तो शांति बनी रहती थी, और खिराज नहीं देने की स्थिति में मैदानी इलाकों में पहाड़िया लोग आक्रमण कर देते थे। इसी प्रकार से बहुत सारे व्यापारी लोग जो व्यापार का सामान लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और पहाड़िया लोगों के इलाके से गुजरते थे, तो उनको पथ कर देना होता था। ये देखिए, ये है पथ कर। पथ मतलब रास्ता। ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये पहाड़ियों के बीच से आड़ी तिरछी ऊंची नीची ये रास्ते जाते थे, और इन रास्तों से ये व्यापारी अपना सामान लेकर जाते थे। चूंकि ये राजमहल की पहाड़ियां थीं जहां पर ये पहाड़िया रहा करते थे, तो इन रास्तों पे पहाड़िया लोगों का अधिकार होता था। ये अगर व्यापारी लोग पथकर नहीं देते थे तो उस स्थिति में ये उनका सामान लूट लेते थे। लेकिन जब व्यापारी लोग पहाड़िया मुखियाओं को पथ कर दे देते थे, तो फिर वे व्यापारियों की रक्षा का वादा भी करते थे और उनको ये भी आश्वासन देते थे कि आप आराम से अपना सामान ले जाइए, बेचिए, लाभ कमाइए, हम लोगों में से कोई भी आपके माल को नहीं लूटेगा। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से प्रायः पहाड़िया लोग मैदानों पर आक्रमण करते थे। कुछ और कारण ये थे कि जैसे जैसे स्थायी कृषि का विस्तार हुआ तो जंगलों की कमी होने लगी, चारागाहों की कमी होने लगी, और जब जंगलों की कमी हो गई और पशुओं के लिए चारागाहों की कमी हो गई, तो इसका असर सीधे सीधे पहाड़िया लोगों पर पड़ा। तो ऐसी स्थिति में पहाड़िया लोगों का स्थानीय जो खेतीहर हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, उनके साथ झगड़ा तेज हो गया। अब हुआ ये कि जो औपनिवेशिक अधिकारी यानी कि जो अंग्रेज अफसर होते थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगती थी कि पहाड़िया लोग प्रायः मैदानी इलाकों में आक्रमण करते थे। इसका कारण यह था कि पहाड़िया लोग कोई कर तो नहीं देते थे, कोई टैक्स तो सरकार को नहीं देते थे, लेकिन गांव वाले जमींदार किसान ये तो टैक्स देते थे। तो इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इन पहाड़िया लोगों को काबू में रखने की कोशिशें शुरू कर दी।
और इसके कई तरीके निकाले गए। जैसे 1770 के दशक में, दशक 10 सालों का होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो 1770 का दशक मतलब हुआ 1770 से लेकर के 1780 तक। इस दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने कोशिश की कि पहाड़िया लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, इसीलिए उनको चुन चुनकर मारा जाने लगा। लेकिन चूंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और सभी पहाड़िया लोगों को मार देना संभव नहीं था, इसलिए 1780 के दशक में भागलपुर में एक अंग्रेज कलेक्टर हुए जिनका नाम था क्लीवलैंड। उन्होंने पहाड़िया लोगों के साथ शांति स्थापित करने के लिए एक नीति बनाई जिसको क्लीवलैंड की शांति स्थापना नीति कहते हैं। अब देखिए, यह भी आपके लिए 3 नंबर का सवाल हो गया बोर्ड में, और आपको यह पूछा जा सकता है कि क्लीवलैंड की शांति स्थापना नीति क्या थी। तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब यह होगा कि क्लीवलैंड के शांति स्थापना नीति के अनुसार पहाड़िया लोगों के जो मुखिया हुआ करते थे उनको एक वार्षिक भत्ता मिलता था, यानी कि वर्ष में एक निश्चित अमाउंट उनको दे दिया जाता था कि इतना रुपया लीजिए और बदले में अपने आदमियों के चाल चलन को ठीक रखने की जिम्मेदारी भी लीजिए। तो इस तरह से एक वार्षिक भत्ता देकर के अंग्रेजों ने यह आशा की थी कि ये मुखिया लोग अपनी बस्तियों में व्यवस्था भी बनाए रखेंगे और अपने लोगों के बीच अनुशासन भी बनाए रखेंगे। इसी को क्लीवलैंड शांति स्थापना नीति कहते हैं। ये जितनी बातें हमने की, ये सारी बातें थी पहाड़िया लोगों के बारे में। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं दिनों पहाड़िया लोगों को यह सूचना प्राप्त होनी शुरू हो गई कि इनके इलाकों में एक दूसरी आदिवासी जनजाति जो संथाल कहलाते थे उनका आगमन होना शुरू हो गया। वैसे तो अगर आप इन छवियों को देखें तो आपको पता लगेगा कि ये संथाल लोग नाच गान में बड़े निपुण होते हैं और इनका जीवन नाच गान और खुशी से ही व्यतीत होता था। लेकिन सच्चाई ये है कि संथाल लोग बहुत अच्छे खेतीहर हुआ करते थे, कृषि का काम किया करते थे। अब यदि कुदाल को पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक मान लिया जाए तो हल चलाना संथालों के शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि पहाड़िया लोग, आप देख सकते हैं कि पहाड़िया लोग हल नहीं चलाते थे, खेती नहीं करते थे, वो झूम की खेती करते थे और उनके जीवन का प्रतीक था कुदाल। लेकिन संथाल लोग हल चलाते थे और खेती करते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था दोनों के बीच। तो आपसे 1 नंबर के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि कुदाल किसके जीवन का प्रतीक था? तो पहाड़िया। और हल किसके जीवन का प्रतीक माना जा सकता है? तो संथालों का। और 1780 के दशक के आसपास संथाल लोग बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने के लिए और खेती का विस्तार करने के लिए संथाल लोगों को भाड़े पर रखते थे, उनको उनका मेहनताना देते थे और उनसे खेतों में काम करवाते थे या जंगल साफ करवाने का काम करते थे। अब जब ब्रिटिश अधिकारियों को यह बात पता लगी कि संथाल लोग बहुत अच्छे खेतिहर हैं और जंगल साफ करके खेत तैयार कर सकते हैं, तो उन्होंने इन्हें जंगल महालों में बसाने का निमंत्रण दिया कि आप आइए और जंगल के जो महाल हैं, यानी कि जंगल के आसपास के जो इलाके हैं, वहां आप बसिए और जंगल साफ करिए और खेती करिए। क्योंकि पहाड़िया लोग अब भी ना तो जंगल काटने को तैयार थे, ना ही वो हल चलाने को तैयार थे और अब भी उपद्रवी थे। उनके हिसाब से वो उपद्रव मचाते थे। तो इसीलिए अंग्रेज ऑफिसर लोग पहाड़िया लोगों को पसंद नहीं करते थे। जबकि इसके ठीक उल्टा ये जो संथाल थे, ये बड़े ही आदर्श बासिंदे थे, क्योंकि ये जंगल को काटने के लिए भी तैयार थे और भूमि को जोतने के लिए भी तैयार थे और बहुत अच्छे किसान के रूप में इन्होंने अपने आप को
प्रस्तुत किया। तो ये संथालों के बारे में आरंभिक जानकारी है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप संथालों के बारे में क्या जानते हैं, तो ये सारी जानकारी आप दे देंगे। अब एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आ सकता है, दामिन इकोह से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, दामिन इकोह एक इलाका था। 1832 ईस्वी तक उन इलाकों में जहां संथाल लोगों को बसाया गया, वहां पर में एक बहुत बड़े इलाके को दामिन इकोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया कि भाई इस पूरे इलाके को दामिन इकोह कहा जाएगा और इस इलाके में सिर्फ संथाल ही रहेंगे। और फिर संथालों से कहा गया कि ये जो दामिन इकोह का इलाका जितनी दूर है, उसी इलाके में आपको रहना है, हल चलाना है, खेती करनी है और स्थायी रूप से किसान बनकर आपको अपना जिंदगी आगे बढ़ाना है। तो ये दामिन इकोह था। उनको यह भी कहा गया कि ये जो आपको दामिन इकोह के रूप में जमीन दी जा रही है, उसमें जो उनको एक अनुदान पत्र दिया गया, उसमें एक ये शर्त भी लगाई गई कि ये जो पूरा इलाका है जिसमें जंगल है, इसके कम से कम 10वें भाग को साफ करना है और 10 वर्ष के भीतर इस जंगल के 10वें भाग को साफ करके आपको यहां पर खेती शुरू करनी है। अब क्या हुआ? इससे यह हुआ कि संथाल जब राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगे, तो पहाड़िया लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। अब पहाड़िया लोग संथालों को अपना दुश्मन समझने लगे। बदले में संथाल भी पहाड़िया लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे। इससे क्या हुआ? दोनों के बीच आपस में ही संघर्ष होना शुरू हुआ और पहाड़िया लोगों को जंगल में और भीतर चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बाहर की तरफ संथाल लोग रहते थे, वहां उन्होंने अपनी बस्तियां बसा रखी थी, वहां वो खेती करते थे और स्थायी रूप से वहां वो रहते थे। अब एक और समस्या पैदा हुई कि जब संथालों ने पहाड़िया लोगों को निचली पहाड़ियों पर आने से रोक दिया, घाटियों में नीचे आने से उनको जब रोक दिया गया, तो पहाड़िया लोगों को ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी इलाकों में जाना पड़ा, जो ज्यादा बंजर इलाका हुआ करता था, शुष्क इलाका हुआ करता था और अब उनको खाने पीने के वस्तुओं की भी समस्या पैदा हो गई। इससे पहाड़िया लोगों के रहन सहन और उनके जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और धीरे धीरे ये लोग गरीब हो गए। यहां तक कि चूंकि बाहरी इलाकों में संथाल लोग रहते थे और जंगलों को खेती के लिए साफ कर दिया गया, तो पहाड़िया लोगों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। अब एक अंतिम जो आज की मुख्य टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करें हम लोग कि संथाल लोगों ने विद्रोह क्यों किया, संथाल लोगों के विद्रोह का क्या कारण था, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि संथाल लोगों को अंग्रेजों ने ही बसाया था। तो इसके कई कारण थे और ये 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संथाल लोगों के विद्रोह का क्या कारण था। देखिए, इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि संथाल लोगों ने दामिन इकोह के जिस इलाके में रहकर उसके जंगलों को साफ कर वहां पर में खेती के लायक जमीन बनाया, उसके ऊपर सरकार ने भारी कर लगा दिया। इतना ज्यादा कर कि संथाल लोग इतना ज्यादा कर देने की स्थिति में नहीं थे। दूसरा कारण यह था कि आसपास के साहूकार लोग बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर इनको देते थे
ऋण यानी कि लोन, यानी कि कर्ज, यानी कि उधार। और यदि ये कर्ज अदा नहीं कर पाते थे तो उस स्थिति में ये साहूकार लोग इन संथालों के जमीन पर कब्जा कर लेते थे। साथ ही हमने पहले देखा कि मैदानी इलाकों में चूंकि जमींदारों के ऊपर भी पहाड़िया लोग आक्रमण किया करते थे और अब इन इलाकों पर चूंकि संथालों का एक तरह से वर्चस्व था, क्योंकि दामिन इकोह का इलाका उनको अंग्रेजों ने दिया हुआ था, जमींदार लोग इस दामिन इकोह के इलाके पर भी अपने नियंत्रण का दावा करते थे। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां उसकी लिंक दी हुई है। क्योंकि इन वीडियोस के साथ साथ दूसरे स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से, वहां पर में आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। चलिए, तो हुआ ये कि संथाल जब मजबूर हो गए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, तो 1855 और 56 में सीधू माझी के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि अंग्रेज काफी मजबूत स्थिति में हुआ करते थे, उन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन उनको एक बात जरूर समझ में आ गई कि इन संथालों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना होगा, नहीं तो भविष्य में भी उन्हें इस तरह के झगड़ों और इस तरह के विद्रोहों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस विद्रोह के तुरंत बाद भागलपुर और बंगाल से बीरभूम जिलों से 5500 वर्ग मील का एक क्षेत्र अलग किया गया और संथाल परगना के नाम से संथालों के रहने के लिए एक क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया। अब ये एक नंबर का सवाल आपके लिए हो गया कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए संथाल विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो ये एक नंबर का सवाल होगा, तो आपका जवाब होगा कि भागलपुर और बीरभूम के जिलों से 5500 वर्ग मील का क्षेत्र अलग कर संथाल परगना बना दिया गया, जहां संथाल लोग रह सकते थे, खेती कर सकते थे। बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि स्कूल सारे खुल गए हैं, इसलिए ये लाइव क्लासेस या तो आपको रात में 8 बजे के आसपास हुआ करेगा या फिर छुट्टियों के दिन यानी कि रविवार के दिन हुआ करेगा। एग्जाम सामने है, इसलिए अपनी मेहनत और तेजी के साथ शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।